अच्छी उसमें लगभग लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ थी। मायावती ने अपने अभिभाषण में तमाम चीजों का जिक्र किया तत्कालीन सरकार में और किस तरह से जो पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय हो रहा उन सब चीजों का मायावती ने जिक्र किया। पहले तो वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर हर वर्ग को नई दिशा देने वाले माननीय कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से और पूरे बहुजन समाज की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज जो मायावती जी का कार्यक्रम हो रहा है, प्रदेश में उनसे बड़ा जनाधार वाला कोई नेता नहीं है। पहली बात, 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। कोई ऐसी विधानसभा सीट नहीं है कि जहां 50,000 से कम वोट हो। 1,90,000, 80,000, 70,000 तक एक विधानसभा में आज भी मायावती जी के पास वोट है। तो जो भीड़ है, तो भीड़ तो उनके पास आई है। जो भीड़ आई है वो तो एक झांकी है। जिस दिन मायावती जी ललकार दें तो लखनऊ में जगह नहीं मिलेगी, ये स्थिति है उनके पास। उनके चाहने वाले, उन्होंने उतना किया है। माननीय कांशीराम जी के चाहने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई दल हो, हर दल में राजनीति करने वाले जो लोग हैं या वर्तमान में एमएलए हों, मंत्री हों, बसपा से पैदा हुए लोग हैं, कांशीराम जी के चेला लोग हैं। हम भी उसी में से हैं। मायावती ने यह भी कहा कि हमने गठबंधन किया और गठबंधन में हमने देखा कभी सपा और कभी कांग्रेस और सबने हम लोगों का इस्तेमाल किया और उसके बाद जब 2007 में अकेली बीएसपी लड़ी तो सरकार बनाई, इसीलिए हम अकेले लड़ने की बात पर उन्होंने वो कहा और कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम इस तरह की चीजें करेंगे जिससे लोग खुशहाल होंगे, कानूनों को पुराने जो हैं उसको बहाल किया जाएगा, साथ में अल्पसंख्यकों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। देखिए, हर पार्टी चाहती है कि हम सरकार अकेले बना ले, लेकिन प्रदेश और देश का माहौल ये आज की तारीख में नहीं कह रहा कि अकेले सरकार बना ले। आज देश में सरकार 40 दलों की मिलकर चल रही है। उत्तर प्रदेश में सरकार 5 दलों की मिलकर तब बनी है। आप बिहार में उठा के देखिए, कहीं भी देखिए गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। ये जो नेता बोल रहे हैं कि अकेले हम सरकार बना लेंगे, अब वो इस समय का दौर नहीं है। अब वो दौर खत्म हो गया है। सरकार बनानी है तो गठबंधन करना पड़ेगा। लोगों से मिल करके गठबंधन करने पर ही सरकार बन सकती है, चाहे किसी की भी हो। मायावती ने अपनी स्पीच में सपा और कांग्रेस पे भी निशाना साधा, हालांकि बीजेपी पे भी कहा, ईवीएम की बात कही कि ईवीएम से वोट नहीं होना चाहिए, बैलेट से हम वोट की अपील करेंगे कि बैलेट से वोट हो। तो लेकिन जो ज्यादा उसका वो था वो सपा और कांग्रेस पे उनका अटैक रहा। देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक का किसी ने किया है तो कांग्रेस और सपा ने किया है। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और 4 बार सपा की सरकार रही। इन दोनों की सरकारों में प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादी पार्टी ने। दलित महापुरुषों के नाम से बने जिले का नाम बदला समाजवादी पार्टी ने। लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, कभी कांग्रेस ने दलित को प्रधानमंत्री बनाने की बात नहीं की। कभी कांग्रेस ने किसी बड़े प्रदेश में सीएम की कुर्सी पर दलित को बैठाने की बात नहीं किया। इस नाते मायावती जी जो कह रही हैं कि अति पिछड़े दलित मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो कांग्रेस और सपा के लोगों ने सरकार चला करके इन लोगों का हक लूटा। इतने लंबे समय में कभी कांग्रेस ने मुसलमानों को सीएम बनाने की कोशिश की यूपी में? समाजवादी पार्टी ने कभी मुसलमान के बेटा को सीएम बनाने की बात की? तो ये बात जो मायावती जी कह रही हैं वो सही कह रही हैं। कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान से रामपुर में मुलाकात करी। उनसे मिलने के बाद आजम खान से जब पूछा गया तो उन्होंने अपना दर्द साझा किया और बताया कि किस तरह से अभी के दौर में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में 3 दौर देखे, एक आपातकाल 75 से 77 देखा, फिर अपनी 27 महीने की जेल और 23 महीने की जेल देखी। उन्होंने आज के दौर को बताया है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। अब देखिए, अब उनका है 23 महीना जेल में थे तो अखिलेश जी तो गए नहीं बेचारे।
अब वो जान गए कि हम कहीं शिवपाल जी और आजम खां जी मिलके पार्टी बना न ले तो हमारा क्या होगा। शोले फिल्म में डायलॉग गब्बर ने बोला था कि तेरा क्या होगा कालिया। तो इसी नाते जो है भाग करके गए आजम खां जी के घर कि हमारे साथ हमें, लेकिन आपने देखा अकेले आजम खां जी मिले, ना उनकी पत्नी मिली, ना उनके बेटे मिले, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा। सर बिहार चुनाव होने वाले हैं, बिहार चुनाव में तमाम गठबंधन जो एनडीए के हैं वो सब मिल रहे हैं, आप भी अभी उसी गठबंधन के एक हिस्सा हैं पवन सिंह भोजपुरी स्टार। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर शाम को उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर पलटवार किया और कहा कि ये सब जो किया जा रहा है ये गलत है। उन्होंने अपनी ये तक बात कही कि वो आरजेडी से उनकी बात चल रही थी। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि यहाँ पे सुरक्षा की बात होती है तो मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से आग्रह करती हूँ कि महिला सुरक्षा की बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, तो मेरी सुरक्षा कौन करेगा। किस तरह से पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को आप देखते हैं? देखिए, पारिवारिक उन दोनों लोगों का झगड़ा है और पवन सिंह कोई पार्टी नहीं है। पवन सिंह पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो उन लोगों का झगड़ा है, वो अपना झगड़ा निपटावे, उस झगड़े से हम लोगों से क्या मतलब है। एक और सवाल है, अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों को जब पहलगांव हमला हुआ तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि हम लोग करारा जवाब देंगे, अपना पीओके वापस लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके समझौता कर लिया, डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट पे समझौता कर लिया। इस चीज से हम लोगों को बहुत हताशा है कि विदेशी ताकतों के आगे हम लोग झुक गए। वो पहलगांव की घटना का देख रहे हैं, शासन लंबे समय तक बिहार में किए हैं, कभी रजवार राजवंशी राजभोग को टिकट दिए हैं, कभी राजभर को टिकट दिए हैं, कभी नौकरी के नाम पर राजवंशी रजवार राजभर को भी सोचे हैं, जंगल राज बना करके लूटपाट करने का काम करते थे। और पहलगांव की बात कर रहे हैं, 100 किलोमीटर अंदर घुस करके पाकिस्तान के अंदर सेना ने जाकर के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, नहीं दिखाई दिया उनको। सर दूसरी चीज ये, बिहार में अब सुहेल देव समाज पार्टी का क्या रुख रहेगा, क्योंकि अब डेट घोषित हो चुकी है सीटों की, आपने मांग करी थी, अभी तक उस पर भी कोई इक्वेशन साफ नहीं हो। अभी किसी पार्टी का कोई सीट बढ़ गया, बातचीत चल रही है। दिल्ली अरविंद राजभर जी को दिल्ली भेजा हूं, आज अमित शाह जी से मुलाकात होगी, बिहार के नेताओं से बातचीत हो चुकी है। एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीट आप चाह रहे हैं? अब जो मिल जाएगी उसी पे लड़ा जाएगा।